नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण टॉपिक अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण होता क्या है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला यहां पर व्युत्पन्न करेंगे। उसके पश्चात अभिकेंद्रीय बल के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे। अंत में इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं त्वरण को परिभाषित करता हूं कि त्वरण क्या होता है, ताकि हम अभिकेंद्रीय त्वरण को बेटर तरीके से समझ सकें। देखिए, त्वरण को हमने पढ़ लिया है, यह होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम त्वरण कहते हैं। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब यहां पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि वेग के अंदर क्या है, वेग में परिमाण भी होता है, साथ में उसकी दिशा भी होती है। परिमाण और दिशा दोनों साथ में होती है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, परिमाण के साथ में उसकी दिशा भी होती है। तो वेग में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों साथ में मौजूद होते हैं। अब क्या है, जब हम बात करते हैं वेग में परिवर्तन की, तो वहां पर उसका परिमाण भी चेंज हो सकता है या दिशा भी चेंज हो सकती है, या दोनों में परिवर्तन हो सकता है। परिमाण का मतलब है उसकी वैल्यू में परिवर्तन होगा, और जब वेग का सिर्फ और सिर्फ परिमाण बदलता है तो वहां पर एक त्वरण उत्पन्न होता है। इसको हम स्पर्शरेखीय त्वरण कहते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा मोस्टली वही था। और जब केवल वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, देखो वेग की दिशा भी बदलेगी तब भी वेग में परिवर्तन होगा, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न जो त्वरण होता है वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, और ये सर्कुलर मोशन कर रहे किसी कण में क्रिएट होगा, जो कि उसकी परिधि से केंद्र की ओर होता है। किधर से किधर की ओर होगा, परिधि से केंद्र की ओर। तो यहां पर मैं इन चीजों को क्लियर कर देता हूं। देखो, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है उसको हम कहते हैं स्पर्शरेखीय त्वरण। स्पर्शरेखीय त्वरण कहा जाता है, स्पर्शरेखीय त्वरण कहा जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, वेग की दिशा में, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है उसको हम कह रहे हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जा रहा है। तो वेग की दिशा में बदलाव होगा, और वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। इसको इस तरीके से परिभाषित करेंगे। कई स्थितियां ऐसी होगी कि वहां पर वेग का परिमाण भी चेंज होगा और दिशा भी चेंज होगी, तो उस स्थिति के अंदर
दोनों त्वरण वहां पर उत्पन्न होने वाले हैं, स्पर्शरेखीय त्वरण भी और अभिकेंद्रीय त्वरण भी। तो आपको ये पहला कार्य तो यह है कि आपको पता होना चाहिए त्वरण क्या होता है। तो त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन की दर, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वेग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, परिमाण बदले या दिशा बदले, और हो सकता है दोनों भी बदले। तो जब केवल और केवल परिमाण में चेंजेज होता है तो वहां पर वेग की दिशा में या वेग की विपरीत दिशा में एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम स्पर्शरेखीय त्वरण कहते हैं। ओके, दूसरा जो त्वरण है वह है वेग की दिशा में, केवल दिशा में परिवर्तन के कारण से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर पर्टिकुलर अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित करने जा रहा हूं। सर्कुलर मोशन में यह आपको दिखाई देगा कि जब एक समान वर्तीय गति में वर्त की परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला जो त्वरण है उसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। अभिकेंद्रीय त्वरण है वो दिशा में परिवर्तन के कारण से होता है। वेग की दिशा में परिवर्तन होगा तो ही अभिकेंद्रीय त्वरण क्रिएट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। देखो ये तो सर्कुलर मोशन में तो होता ही होता है, लेकिन यदि आप किसी भी अन्य स्थितियों के अंदर भी ये क्रिएट हो सकता है तो सर्कुलर मोशन के अलावा भी स्थितियां ऐसी हो सकती है जिसमें अभिकेंद्रीय त्वरण क्रिएट हो। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे बिंदु आपके सामने रख देता हूं। पहले हम इसकी परिभाषा रख देते हैं, क्या है डेफिनेशन देखें। परिभाषा देख लीजिए। एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति का मतलब है यहां पर कण की चाल नियत है, कण का परिमाण नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदलेगी। तो एक समान वर्तीय गति में परिधि से किधर काम करेगा, ये परिधि से वर्त के केंद्र, वर्त के केंद्र की ओर वर्त के केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, लगने वाला त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। यह अभिकेंद्रीय त्वरण की डेफिनेशन है जो कि आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, अब यहां पर मैं बात करूंगा अभिकेंद्रीय त्वरण कैसे क्यों उत्पन्न होता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण के उत्पन्न होने का कारण है वेग में परिवर्तन के कारण। किसके कारण? वेग में, अब वेग में परिवर्तन, और वेग में भी कौन सा परिवर्तन होगा? देखो त्वरण तो तभी उत्पन्न होता है जब वेग में परिवर्तन होता है, पर यहां पर वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की पर्टिकुलर रीजन ही लिख देते हैं हम, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण, वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण, कारण उत्पन्न त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ओके, अब फिर मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए।
कि वेग की केवल और केवल दिशा यहां पर चेंज हो रही है, जिसके कारण से उत्पन्न त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण वेग के लंबवत होता है, यह चीज भी क्लियर कर लीजिए। अभिकेंद्रीय त्वरण वेग की दिशा के लंबवत होता है, वेग की दिशा के लंबवत होता है, वेग की दिशा के लंबवत होता है, वेग की दिशा के लंबवत होता है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब यहां पर हम अभिकेंद्रीय त्वरण से रिलेटेड एक व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करेंगे। अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक, अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक, इसका एक छोटा सा यहां पर हम डेरिवेशन देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कि हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, कोई कण है स्मॉल m द्रव्यमान का, उस पर चक्कर लगा रहा है, एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है। उसकी ये प्रारंभिक स्थिति में लेकर चल रहा हूं, ये हम दो स्थितियां लेकर चलेंगे कि ये प्रारंभ में स्थिति ए पर था और थोड़ी देर बाद में ये स्थिति बी पर पहुंच गया। यहां पर जो एंगल बनता है वो है थीटा। ये यहां पर जो स्थिति सदिश है, ये एक तरीके से स्थिति सदिश ही है विद्यार्थियों। इसको मैं कह दूं R1 वेक्टर, इससे मैं कह दूं, या आप इसको एक बार R ही लेकर चलें, अलग अलग स्थितियों के अंदर इसको आप R1 वेक्टर और R2 वेक्टर मैंने पुट कर दिए हैं। इनके अंदर चलिए ये मैंने ले लिया है वेग की डायरेक्शन। वेग की जो डायरेक्शन होती है वो इसके ठीक परपेंडिकुलर होती है। वेग देखो, जो त्रिज्या होगी उसके ठीक लंबवत दिशा में होता है, यह आपको समझ आ जाना चाहिए। कण इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। देखो एक बार डायग्राम के बारे में समझें आप कि हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है, स्मॉल r त्रिज्या की वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। ये मैंने यहां पर लिया है R1 वेक्टर, यहां पर लिया है R2 वेक्टर। इन दोनों का परिमाण इसकी त्रिज्या के बराबर है, स्मॉल r के इक्वल है। यहां पर जो वेग है वो है v वेक्टर, यहां पर जो वेग है वो v हमने दिखाया v वेक्टर। हालांकि दोनों v वेक्टर नहीं हो सकते, दोनों v वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों v वेक्टर तभी पॉसिबल है जब उनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। इसके लिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं, यहां पर v1 लिख देता हूं, यहां पर v2 लिख देता हूं, हालांकि इनका परिमाण समान है। कुछ चीजें मैं क्लियर कर लेता हूं, आपके सामने रख देता हूं, मैं लिख देता हूं। आपको लैंग्वेज क्या लिखनी होगी, माना स्मॉल m द्रव्यमान का, द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के, त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक समान चाल v से चक्कर लगा रहा है, v से चक्कर लगा रहा है। तो ये जो लाइन है इसको आप क्लियर कर लें कि यहां पर जो पथ की त्रिज्या है वो है r। तो देखो R1 का परिमाण और R2 का परिमाण समान है और वो r के इक्वल है, इसके इक्वल है, r के तुल्य है। ओके, फिर यहां पर
इनका वेग भी समान है, मतलब वेग का परिमाण समान है, एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो v1 वेक्टर का मोड बराबर है v2 वेक्टर का मोड, और यह है v के बराबर। किस चाल से चक्कर लगा रहा है? v चाल से चक्कर लगा रहा है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं इसी डायग्राम से दो ट्राइंगल आपको बताने वाला हूं, और उन दोनों ट्राइंगल से हम अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र आपके सामने बताने वाले, रखने वाले हैं। चलिए ध्यान देंगे। एक ट्राइंगल तो ले रहा हूं मैं, विस्थापन ए से कण कहां पहुंच रहा है? बी तक, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? मैं यहां से, आप ध्यान देंगे, मैं एक ट्राइंगल का निर्माण कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। देखो ध्यान देना आप, ये हमारे पास में है, ये का यही बना रहा हूं मैं r1 वेक्टर, ये हमारे पास में है r2 वेक्टर, और ये आ गया हमारे पास में विस्थापन डेल्टा r वेक्टर। ये एंगल है थीटा, ये है o, ये है a, और ये है b। यहां से यहां तक की जो सीधी दूरी है वही विस्थापन है। वही क्या है? विस्थापन। यहां से यहां तक की जो सीधी दूरी है वही विस्थापन है। ये ट्राइंगल आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ध्यान देंगे, ये मैं ले रहा हूं v1 वेक्टर। यहां पर मैंने क्या ले लिया है? ये ले लिया है v1 वेक्टर, और v2 वेक्टर को यहां से लेकर यहां तक ये बढ़ा लिया मैंने v2 वेक्टर। देखो इन चीजों को क्लियर करें। ये हमारे पास में है v1 वेक्टर, और ये हमारे पास में है v2 वेक्टर। देखो जब यहां से, ध्यान देना, आप बोर्ड पर फोकस रखें, यहां से ये वाली जो रेखा है वो थीटा कोण घूमती है, तो वेग वाला जो वेग की दिशा है वो भी थीटा कोण घूम जाती है। मतलब त्रिज्या थीटा कोण घूम रही है, त्रिज्या के ठीक लंबवत होता वेग। त्रिज्या के ठीक लंबवत क्या होता है? वेग। वेग को आपको ऐसे समझना है, त्रिज्या और वेग दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो जिधर त्रिज्या यहां से थीटा कोण घूम गई, तो वेग भी कितना कोण घूम जाएगा? तो v1 और v2 के बीच की जो एंगल है वो थीटा होगी। कितनी होगी? एंगल थीटा यहां पर होने वाली है। अब मैं यहां पर पुट कर रहा हूं वेग में परिवर्तन। क्या पुट कर रहा हूं? वेग में परिवर्तन, जो कि डेल्टा v वेक्टर है। कितना है? डेल्टा v वेक्टर। दो त्रिभुज आपके सामने आ चुके हैं, और इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की सहायता से हम व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे, उतने में अपना काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं समरूप त्रिभुज होते क्या हैं। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, जिनका रूप एक जैसा हो, जो दिखने में एक जैसे दिखाई देते हो, इट मीन्स उनके तीनों कोण समान होने चाहिए। यदि दो त्रिभुज है, दोनों के तीनों कोण समान है, तो दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। यदि भुजाएं भी समान है तो उनको हम सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। क्या कहा जाएगा? सर्वांग सम त्रिभुज कहा जाएगा। चलिए इसके अंदर आप ध्यान देंगे, मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर। दोनों के बीच का कोण है थीटा। यहां पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, और ये कोण है थीटा। तो देखिए इन दोनों भुजाओं के सामने वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। कि भाई समान भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। इसी प्रकार से ये v1 और v2 दोनों का मान समान है, ये मैंने यहां ही क्लियर कर दिया है। ये रहा, दोनों का मान समान है, तो इनके सामने वाली जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल समान है। अब देखो ये दोनों एंगल समान है और ये कोण थीटा है। तो जैसे थीटा है, ये जैसे 50 डिग्री का है, ये कितने, दोनों का मान कितना है? 130, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये 130 हो गया, ये 65, ये 65, ये तो फिक्स है 50 है, तो इन दोनों का मान भी बराबर होना है।
130 का आधा आधा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ओके, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? उपरोक्त दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। उपरोक्त दोनों त्रिभुज, उपरोक्त दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। और यदि समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का अनुपात यहां पर बराबर रहता है। तो इसकी ये वाली भुजा मतलब विस्थापन वाली, देखो यहां पर मैं परिमाण पुट करूंगा क्योंकि सदिशों का विभाजन नहीं होता। इसकी ये वाली भुजा ले लेता हूं मैं, R1 वेक्टर का परिमाण बराबर इसकी ये वाली भुजा, देखो थीटा के सामने वाली भुजा ली मैंने यहां पर, ठीक है। तो इसमें भी थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? डेल्टा V वेक्टर का मोड अपॉन इसकी ये वाली भुजा जो कि V1 वेक्टर के मोड के बराबर होगा। समझ गए? अब इसके परिमाण को मैं क्या लिख दूं? डेल्टा R। इसका जो परिमाण है वो मैंने देखो यहां पर कर रखा है, ये रहा R। तो डेल्टा R बट्टे में R, यहां आ गया डेल्टा V बट्टे में V, क्योंकि V1 वेक्टर का मोड है वो V के बराबर है। अब यहां पर एक चीज और क्लियर करें कि यहां पर जो वेग में परिवर्तन, डेल्टा V का मतलब है वेग में परिवर्तन, यह है विस्थापन में परिवर्तन। विस्थापन ही हो गया एक तरीके से, कण की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वेग में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ दिशा की वजह से हो रहा है। और दिशा में परिवर्तन की दर, वेग की दिशा में परिवर्तन की दर अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाती है। ओके, तो यहां से मैं इसको क्या लिख दूं? आप देखें, डेल्टा V बराबर V अपॉन में R डेल्टा R। इसको हम डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा T से विभाजित करने पर, डेल्टा T से विभाजित करेंगे तो अपने पास में क्या आ गया? डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T बराबर, इसमें भी डेल्टा T का भाग लगा देंगे तो V अपॉन में R डेल्टा R बट्टे में डेल्टा T, ये आ गया अपने पास में। अब यदि समय अति अल्प हो, समय क्या हो? बहुत छोटा हो। देखिए ध्यान देंगे, यदि समय अति अल्प हो मतलब बहुत छोटा हो, अति अल्प हो, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमने लाइन लिखी इसका मतलब है कि जो समय है वो काफी छोटा है, ये जीरो की ओर अग्रसर है। किसकी ओर अग्रसर है? अगले पेज पर ले चलता हूं मैं आपको। ये सब कुछ क्या था एक बार देखेंगे। डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T बराबर V बट्टे में R डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T। समय अति अल्प है, समय डेल्टा T अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज डेल्टा T डेंस टू जीरो, ये जीरो की ओर अग्रसर है। इसकी वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसका जो मान है वो जीरो की ओर अग्रसर है, शून्य नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। तो लिमिट लगा देंगे यहां पर हम, लिमिट डेल्टा T डेंस टू जीरो, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T बराबर, यहां पर देखो V अपॉन में R है, ये तो समय से प्रभावित होने वाले नहीं है। डेल्टा T डेंस टू जीरो डेल्टा R बट्टे में डेल्टा T, ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब समय बहुत छोटा होगा तो डेल्टा को हम डी वाले फॉर्म में पुट करेंगे। ऐसा हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, 11th में कर चुके हैं, तो ये आपको समझ आना चाहिए। देखो मेरी बात को सुनो, डेल्टा का मतलब होता परिवर्तन, और डी यहां पर है ना, वो भी परिवर्तन को ही बता रहा है। डीवी का मतलब है वेग में अल्प परिवर्तन,
dt का मतलब है समय में अल्प परिवर्तन, डेल्टा का मतलब है केवल समय में परिवर्तन, वो मोटा परिवर्तन या बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। ओके, अब dv बाई dt, ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ये केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है, वेग की दिशा में परिवर्तन की दर है ये, तो जिसे हम क्या कहेंगे, dv बाई dt, जिसको हम वेग की दिशा में परिवर्तन की दर, वेग की दिशा में परिवर्तन की दर, वेग की दिशा में परिवर्तन की दर को हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे, ऐसी से लिखा जाएगा, इससे पुट किया जाएगा dv बाई dt बराबर ऐसी, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण जिसको हम कह रहे हैं। dr बाई dt, ये स्थिति में परिवर्तन की दर है जिसको हम वेग कहते हैं, dr बाई dt, इसको हम कहते हैं वेग, यह स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन की दर। ओके, तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, ऐसी, ऐसी बराबर आ गया v अपॉन में r इंटू में v, ये फॉर्मूला आ चुका है विद्यार्थियों अभिकेंद्रीय त्वरण का, काफी महत्वपूर्ण पॉपुलर फॉर्मूला आ चुका है अभिकेंद्रीय त्वरण, ऐसी से लिखा जाएगा जो कि v स्क्वेयर अपॉन में r के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, v स्क्वेयर अपॉन में r के तुल्य होगा, यह अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है, v स्क्वेयर अपॉन r। ओके, अब देखिए विद्यार्थियों, इसको हम अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v बराबर हम जानते हैं ओमेगा r, तो ऐसी बराबर क्या आ गया, ओमेगा r का स्क्वेयर बट्टे में r, तो ओमेगा स्क्वेयर r स्क्वेयर बट्टे में r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ऐसी बराबर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वेयर इंटू में r आएगा, ओमेगा स्क्वेयर इंटू में r हमारे पास में आ जाएगा, तो ऐसी बराबर आ गया ओमेगा स्क्वेयर r, ओमेगा स्क्वेयर r हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो इसको हम और अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं, क्या है, अपने पास में क्या आ चुका है फॉर्मूला, AC बराबर v स्क्वेयर अपॉन में r, AC बराबर आ चुका है ओमेगा स्क्वेयर r, AC बराबर अपने पास में आ चुका है 2 पाई f का स्क्वेयर इंटू r, तो देखिए AC बराबर आ चुका है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इंटू r, ये हमारे पास में अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है, भांत भांत के फॉर्मूले आ चुके हैं, सारे ध्यान रखें या एक को ध्यान रखें, दूसरे में कन्वर्ट करना सीख ले। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुके हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। एक बार पुनः मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं, अभिकेंद्रीय त्वरण वेग में परिवर्तन की वजह से ही क्रिएट होता है, लेकिन वेग की दिशा में परिवर्तन की वजह से, क्योंकि वेग में परिवर्तन दो वजह से हो सकता है, परिमाण में और दिशा में, तो वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाला त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, v स्क्वेयर अपॉन r या ओमेगा स्क्वेयर इंटू r के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब मैं यहां पर बात करूंगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों, जब कोई कण सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, दिशा में परिवर्तन के कारण से अभिकेंद्रीय बल क्रिएट होता है, तो उस कण पर लगने वाला बल, तो एक समान वर्तीय गति में परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। चलिए देखेंगे सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में वर्त की
परिधि से, वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर, वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर, वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला, लगने वाला बल, लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, कहलाता है। ओके, अब देखिए अभिकेंद्रीय बल को हम आप सी से पुट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को किससे लिखा जाएगा? एफ सी से, एफ के सबस्क्रिप्ट में हम सी लगा देंगे। देखो ये m इंटू ए सी, क्योंकि बल का जो फॉर्मूला है वो होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है बच्चों? एम ए होता है। तो एम ए यहां पर एसी के रूप में लिख रहे हैं। ए को किस रूप में लिख रहे हैं? एसी के रूप में। तो एफ सी बराबर आ गया, एसी की वैल्यू है वी स्क्वेयर अपॉन में आर। तो एफ सी का मान हमारे पास में इस तरीके का आ गया है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अभी मैंने ये सारे फॉर्मूले बताए हैं। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, फोर पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर एम इंटू आर। देख लीजिए कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये ओमेगा का मान है, ओमेगा स्क्वेयर कर दिया तो 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इंटू आर सही होना चाहिए। ओके विद्यार्थियों, ये आ गया है अभिकेंद्रीय बल का सूत्र फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते बात करते यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में कोई 50 ग्राम का कण 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल है, 15 मीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगा रहा है। कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल ज्ञात कीजिए। कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल एम है वो है 50 ग्राम। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 50 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 गुणा 10 की घात -2 केजी। त्रिज्या देखिए स्मॉल आर की वैल्यू हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, जिसे हम 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं, या 0.2 मीटर पुट किया जा सकता है। चाल है वो हमारे पास में है 15 मीटर प्रति सेकंड। हमें एफ सी की वैल्यू चाहिए, इसका मान चाहिए, एफ सी का मान चाहिए। तो देखिए एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। एम का मान रख देते हैं सर्वप्रथम 5 गुणा 10 की घात -2 गुणा वी, 15 गुणा 15 बट्टे में स्मॉल आर 0.2। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे। 10 की घात -2, 15 गुणा 15 ये आ जाएगा हमारे पास में 225। ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, इसको इससे काटेंगे तो ये 5 आ गया। 5 से इसको गुणा करेंगे तो 1125 गुणा 5। या आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास में आंसर न्यूटन में आएगा। किस में आएगा? न्यूटन में आंसर आएगा 25 गुणा 200, 25 गुणा 10 की घात -2। चलिए मैं आपको बता दूं, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 125। 12 हासिल की आ जाएगी, 25 2 से गुणा होगा 50, 50 और 12 हो जाएगा 62। 6 हासिल की हो जाएगी, 50 और 6 56। ये आ जाएगा इसका गुणा, और गुणा 10 की घात -2, 2 डिजिट पहले पॉइंट पुट कर दीजिए तो 56.25 न्यूटन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो विद्यार्थियों ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि अभिकेंद्रिय बल पर आधारित था, आपको समझ में आ गया होगा। ये अपने इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक था, अंतिम वीडियो था। नेक्स्ट चैप्टर में गति के नियम से संबंधित पहला वीडियो, पहला लेक्चर लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।